नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट का जो हमने शुरू कर रखा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उसमें हम जो बातें अभी तक पढ़ चुके हैं एक बार उनको थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले हमने पढ़ा था, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके बारे में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें हमने स्टडी आउट किया था कि एक कंडक्टिंग वायर है या एक कंडक्टर है या एक कंडक्टिंग सर्किट जो बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक करंट होने का मतलब क्या होगा। तो करंट का मतलब उसमें होता है कि उसमें फ्लो होते हैं चार्ज, द फ्लो ऑफ ए चार्ज इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए दिस कंडक्टर। यानी इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि चालक तार में द रेट ऑफ ए फ्लो ऑफ ए चार्ज, वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इसके बेसिस पर हमने पढ़ा था कि चार्ज जो उसे सर्किट में या वायर में फ्लो हो रहे हैं कंडक्टिंग वायर में, उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो इस बेसिस पर हमारे पास सूत्र ये निकल कर आया था, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन ए टाइम, यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन ए टी। इसके बाद में दूसरी चीज जो है वो हमने पढ़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जो उस कंडक्टिंग सर्किट या कंडक्टिंग वायर के दोनों जो एंड हैं उनके बीच में क्रिएट किया जाता है। वायर के कंडक्टिंग एंड के बीच में इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि चार्ज, यूनिट चार्ज जो है उसको यदि हम फ्लो कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर हम कैरी कर रहे हैं तो उसे ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा। यानी द वर्क डन इन द फ्लोइंग ऑफ ए यूनिट चार्ज इन ए कंडक्टर फ्रॉम वन एंड टू another end is known as the potential difference of these two ends, by which we obtain a formula of potential difference. Potential difference is equal to work upon a charge जो फ्लो होते हैं। यानी V पोटेंशियल डिफरेंस को V से हम शो करते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन ए Q। ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला जो है वो निकल कर आया था। इसके बाद में एक और हमने पढ़ा था टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने स्टडी आउट किया था V और I जो हैं इनके बीच में रिलेशन को। तो V और I यानी किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है उससे में जो करंट फ्लो हो रहा है उस फ्लो की वैल्यू या उस करंट की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पर कैसे डिपेंड करती है। उसके अनुसार संदर्भ ये निकल कर आया था कि द I इज प्रोपोर्शनल टू V। I जो है यानी इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू एंड्स। यानी जिन दो सिरों के बीच में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी V कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसमें फ्लो होने वाली I। अब V और I जो है उनका जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट के बेसिस पर ही एक तीसरी राशि और निकल कर आई थी, थर्ड वैल्यू जो है वो निकल कर आई थी जिसे रिप्रेजेंट किया था किससे, R से। R यानी रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जो है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। अब इस बेसिस पर देखिए तो R इज इक्वल टू V अपॉन I या ओम्स लॉ जो है वो हो गया V इज इक्वल टू I R। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो इस पर बना था। अब आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास जो है उसमें हम स्टडी करेंगे इस रेसिस्टेंस के बारे में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेसिस्टेंस। अब पहली चीज ये देखें कि रेसिस्टेंस क्या है। एक कंडक्टिंग वायर जो है उसमें जब चार्ज का फ्लो होता है यानी
चार्ज पार्टिकल जो है वो एक एंड से दूसरे एंड की ओर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो इसमें इस वायर का, ये वायर जिस मेटल से बना हुआ है, जिस सबस्टेंस से बना हुआ है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं या उसके जो आयन हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे वो चार्ज जो है वो कोलाइड करते हैं। यानी ये चार्ज यहाँ से जब फ्लो होते हैं तो इनसे ये टकराएंगे, इनके बीच में कोलाइजन होगा, और इस कोलाइजन के कारण से क्या होगा, एक हिंड्रेंस, एक बाधा जो है वो यहाँ पर क्रिएट होगी, जो उस चार्ज को फ्लो होने से रोकेगी। और चार्ज का जो फ्लो है वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टिंग वायर और कंडक्टिंग सर्किट इन द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो में जो हिंड्रेंस क्रिएट की जाती है किसी भी पदार्थ के द्वारा, किसी भी कंडक्टर के द्वारा, जो उसके फ्लो को कम करती है, इलेक्ट्रिक करंट के या चार्ज के फ्लो को कम करती है, वही क्या है, उसका रेसिस्टेंस है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। आर जो है उसका फॉर्मूला है वो है V = I। अब इस बेसिस पर इसकी यूनिट की हम बात करें तो R इन पर डिपेंड कर रहा है। V जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट होती है वोल्ट और इसकी यूनिट है एम्पियर। तो अब इस बेसिस पर देखें तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम से। ओम जिसे सिंबल के रूप में शो किया जाता है साई सिंबल से। अब इस बेसिस पर देखें तो 1 ओम जो है वो क्या हो गया, 1 वोल्ट 1 एम्पियर। इफ 1 volt potential difference create between the two ends of a conductor and 1 ampere, then 1 ampere electric current flow in this conductor, so the resistance of this conductor is 1 ohm। ये कह सकते हैं कि 1 ओम रेसिस्टेंस होगा जब 1 वोल्ट क्रिएट करने पर, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर 1 एम्पियर धारा जो है वो इसमें फ्लो हो। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसका रेसिस्टेंस जो है वो भी क्या है, 1 ओम है। ये यहाँ पर निकल कर आया। अब इसके बाद में हम एक और टॉपिक जो है उसकी बात करते हैं, वो है रेसिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है उनकी हम बातें करते हैं। तो इसमें ये मान लिया एक रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर भी कह सकते हैं, या फिर एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है जो रेसिस्टर का काम करता है। इसकी ये एक निश्चित लेंथ हो गई और ये हो गई इसकी मोटाई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। फैक्टर जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं उसमें मेन जो फैक्टर है, फर्स्ट वन, वो है लेंथ ऑफ ए वायर। तो लेंथ सबसे पहला जो फैक्टर हो गया वो हो गया हमारे पास से लेंथ ऑफ वायर, यानी जिसको हम शो करते हैं L से। अब यहाँ पर L जो है इसके और इसके रेसिस्टेंस यानी R जो है इसके बीच में जो कोरिलेशन होता है वो सीधा सा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। यानी रेसिस्टेंस और लेंथ में सीधा सीधा प्रोपोर्शनल कोरिलेशन इनके बीच में होता है। यानी यूं कह सकते हैं कि लेंथ को हमें बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा, लेंथ को हम डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ये जो वायर है इसका रेसिस्टेंस मान लें R है, इसके लेंथ को हमने आधा कर दिया यानी L/2 कर दिया, तो इसका रेसिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, R/2, यानी जितना भी था उसका आधा हो जाएगा। इसकी लेंथ को हमने बढ़ाकर दुगुना कर दिया तो इसका रेसिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। सेकेंड चीज जो हमारे पास आती है जो इसको अफेक्ट करता है फैक्टर, वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए ऑफ ए कंडक्टर।
क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और इनके और रेसिस्टेंस के बीच में जो कोरिलेशन है वो ये है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी मोटाई भी कह सकते हैं, इसकी विड्थ कह सकते हैं, या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं। जैसे ये यदि रेसिस्टेंस हो, कोई रेसिस्टर हो या कंडक्टर हो, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो एक सर्किल है, यानी पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस पर ये डिपेंड करेगा, इसकी रेडियस यानी ये कम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए की वैल्यू कम हो गई, और ये यदि ज़्यादा है तो इसका एरिया जो है वो भी बढ़ गया। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेसिस्टेंस के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है, कोरिलेशन है। इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि यदि एरिया को हम बढ़ाते हैं, ये एरिया बढ़ाते हैं यानी तार की मोटाई को बढ़ाते हैं, तो उसका रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, कम। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोरिलेशन का मतलब ये होता है। और यदि हम इसको कम करते हैं तो ये बढ़ जाता है। यानी सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि एक मोटा तार जो है उसका रेसिस्टेंस कम होता है, एक पतला तार जो है उसका रेसिस्टेंस से ज़्यादा होता है। तो इस बेसिस पर ये चीज़ जो है वो यहाँ पर निकल कर आई। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं, एड ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड करें तो उस कंडीशन में क्या बढ़ेगा, आर इज ए प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और इसी को ये जो प्रोपोर्शनल वैल्यू या साइन दे रखा है, इसको यदि हम हटाएं, इसको रिप्लेस करें तो उसके लिए कांस्टेंट हमें लेना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट हम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, के एल अपॉन ए। तो एक फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ गया, R इज इक्वल टू के एल अपॉन ए। एल हेयर, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ सर्किट, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर, एंड के जो है वो यहाँ पर एक अलग वैल्यू है, और के जो है इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर, या इसे हम कह सकते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। तो K इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और K इज द रेसिस्टिविटी ऑफ ए द कंडक्टर। ये यहाँ पर निकल कर आया। अब यहाँ पर हमें बात करते हैं K की। K किसके बराबर होगा, तो K इज इक्वल टू, इसी से हम देखें R इज इक्वल टू के एल अपॉन ए है, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा R को हम यहीं पर रखें, A को इस ओर ले जाएं, L को नीचे ले जाएं, तो ये बन गया K इज इक्वल टू होता है किसी भी तार की जो रेसिस्टिविटी या कोई भी मेटल जो है उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो बराबर होती है या इक्वल होती है आर ए अपॉन एल के। अब यहाँ पर ये K जो है इसकी हम यूनिट की बात करें, यानी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए सबस्टेंस और स्पेसिफिक और ए रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस, वो क्या होगी, तो ये K जो है इसकी यूनिट हमें निकालनी है, तो इनकी जो यूनिट है उसको ध्यान में रखें। यूनिट ऑफ R इज ओम, यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मीटर स्क्वायर, एंड मीटर स्क्वायर और रिप्रेजेंट मीटर into meter, and the unit of length is a meter। अब इस बेसिस पर मीटर से मीटर ये कट गया, बचा हमारे पास ओम मीटर। तो द यूनिट ऑफ ए रेसिस्टिविटी ऑफ और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज ओम मीटर, यानी इसको हम शो कर सकते हैं इस तरह से ओम मीटर से। तो ये इसकी यूनिट होती है, जो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो इसको जरूर से आप ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पर ये रेसिस्टिविटी जो है, कोई भी हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी तीसरा जो फैक्टर हो गया वो क्या हो गया,
रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी जो है वो हम ये कह सकते हैं वो है नेचर ऑफ ए कंडक्टर। ये इस पर डिपेंड करती है, कंडक्टर की नेचर जो होती है उस पर डिपेंड करेगा। अब हमारे पास कंडक्टिंग वायर हैं, 3 कंडक्टिंग वायर हैं, सेम लेंथ और सेम विड्थ या क्रॉस सेक्शनल एरिया के। एक वायर जो है वो है एल्यूमिनियम का, एक है कॉपर का और एक जो है वो है सिल्वर का, चांदी का। इस बेसिस पर देखें तो यहाँ पर जो रेसिस्टिव लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों वायर जो है उनका सेम है, लेकिन उनका फिर भी रेसिस्टेंस जो है वो अलग अलग होगा। तो ये दोनों चीजें सेम होते हुए भी इसका जो ये दोनों चीजें सेम होते हुए भी ये इसका रेसिस्टेंस अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी रेसिस्टिविटी अलग है, वो उसके नेचर पर डिपेंड करती है। सिल्वर की यदि हम बात करें तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी जो है वो क्या होती है? लोवेस्ट, और उसकी रेसिस्टिविटी लोवेस्ट होने के कारण से ही वो क्या है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज द लोवेस्ट इन ऑल द मेटल्स। जितने भी मेटल हैं, जितने भी कंडक्टर हैं, उसमें इसकी कंडक्टिविटी सबसे लो है। उसके बाद में रेसिस्टिविटी जो है वो लो है कॉपर की, इसलिए कॉपर जो है वो भी एक अच्छा गुड कंडक्टर होता है। एल्यूमिनियम जो है वो भी एक गुड कंडक्टर है, लेकिन इसमें हम संबंध देखें तो Ag जो है इसकी रेसिस्टिविटी की हम बात करें, उसकी रेसिस्टिविटी लोवेस्ट है, उसके बाद में कॉपर की रेसिस्टिविटी, उसके बाद में एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी आती है। तो इसीलिए ज्यादातर तार वगैरह जो है वो कॉपर के बनाए जाते हैं, चांदी के क्यों नहीं? क्योंकि ये इसका कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, कॉस्ट वैल्यू इसकी ज्यादा है, जबकि कॉपर सस्ता होने के कारण से तार वगैरह ज्यादातर या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो हैं वो बनाने में कॉपर को ही यूज में लेते हैं। तो ये तीसरी चीज जो है वो निकल कर आई। इसके बाद में एक फोर्थ चीज जो और अफेक्ट करती है किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को, वो है टेम्परेचर। इसके बेसिस पर कोई ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। टेम्परेचर के बेसिस पर यदि हम देखें, नॉर्मली जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, यदि हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनके साथ साथ ही इनका जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये इसमें संबंध है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर then resistance also increases of normal conductor like Ag, copper, aluminum। तो कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह जो हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनका रेसिस्टेंस जो है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। दूसरी हमें बात करते हैं कुछ और मेटल्स की जिनको हमें सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर लाइक एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो वो हैं सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम वगैरह, उनमें उल्टा संबंध है। जब हम इनके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनका जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है, ये उल्टा संबंध हो गया। और कुछ सुपर कंडक्टर भी होते हैं कुछ मेटल लाइक Hg। सुपर कंडक्टर की क्या खासियत होती है? सुपर कंडक्टर ऐसे एलिमेंट होते हैं या ऐसे मेटल होते हैं जिनका टेम्परेचर यदि लो कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए, जैसे 4.2 केल्विन, इस टेम्परेचर पर यदि मरकरी जो है इसका रेसिस्टेंस हम देखें तो वो क्या हो जाता है? 0। यानी ये कोई हिंड्रेंस, कोई बाधा जो है उत्पन्न नहीं करता और इसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट हो जाती है। तो इस बेसिस पर इतना सा ध्यान में रखें, नॉर्मली इन द increase of a temperature resistance also increases, but in some semiconductor elements like silicon, germanium, resistance is decreases when we increase in the temperature, and some superconducting metals like Hg
ऑन ए लो टेम्परेचर ए शो जीरो रेसिस्टेंस, वो जीरो रेसिस्टेंस से शो करते हैं। तो इस बेसिस पर हमने ये इसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में पढ़ा और हमारे पास एक मेन जो फार्मूला है वो निकल कर आया ये R = KL/A। तो यहाँ तक इसको ध्यान में रखें। कल इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो है उसको हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।